नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। ओके, तो यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिन्हें आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो टीएन का और दूसरा कौन सा, एसएन का। ओके, जो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट्स में सीखे थे, टीएन का फॉर्मूला और एसएन का फॉर्मूला। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोला गया कि ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकेंड डे एंड ₹12 ऑन थर्ड डे। देखो, सानिका ने 1 जनवरी 2016 को क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, 10 रुपये सेव करेगी, फिर दूसरे दिन वो 11 रुपये और तीसरे दिन वो 12 रुपये। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेगी, सेविंग करेगी। तो सबसे पहले हम इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि सानिकास फर्स्ट डे सेविंग, पहले दिन का उसका सेविंग लिखते हैं 10 रुपये। फिर दूसरे दिन का कितना, यहाँ पे लिखते हैं हर सेकेंड डे सेविंग ₹11 एंड थर्ड डे का लिखते हैं हर थर्ड डे सेविंग कितना, ₹12। ठीक है, देखो पहले दिन उसने 10 रुपये सेव किया, दूसरे दिन 11 रुपये और तीसरे दिन 12 रुपये। ओके, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस देन on 31st December 2016 what would be her total saving। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर वो ऐसे ही सेव करती जाती है, यानी कि वो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करती है, यानी कि ये तो थर्ड डे का था ₹12, अगर यहाँ पे फोर्थ डे आया तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना होगा, एक बढ़ जाएगा, है ना। देखो एक एक बढ़ रहा है सब जगह, तो इसमें भी एक बढ़ जाएगा, यानी ये 13 हो जाएगा। अगर फिफ्थ डे आया तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से वो क्या कर रही है, अगर कंटिन्यू कर रही है तो 31 दिसंबर 2016 को उसका टोटल अमाउंट, टोटल सेविंग कितना होगा, यानी आपको यहाँ पे फाइंड करना क्या है, क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपसे बोला गया टोटल सेविंग। ठीक है, तो याद रखना जब भी ऐसा टोटल आपसे कुछ पूछा ना तो आप समझ जाना उधर की आपको एसएन ही निकालना है। ठीक है, देखो पहले जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक उसने कितना सेव किया, यानी कि उसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है वो आप लोगों को बताना है। तो ये हमें टोटल अमाउंट कैसे मिलता है, एसएन के ही फॉर्मूले से मिलता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, यानी कि जितने भी टर्म्स रहते हैं उन सभी का टोटल, वही तो आपको निकालना है। टोटल सेविंग यानी क्या, सबका टोटल करना है, मतलब आपको एसएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर अभी हमें एन नहीं पता है, एन पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, हमको ए और डी तो मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो यहाँ पे इसकी जो सेविंग दी गई है ये एक एपी में है। कैसे एपी में है, देखो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी, वो क्या है, कांस्टेंट, सेम है। ठीक है, क्या है, सेम है ना। 12 - 11 करो 1 आएगा, 11 - 10 करो 1 आएगा, यानी कि ये क्या है, एक एपी में है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे कि देयरफॉर द सेविंग्स आर इन एपी। ठीक है, सेविंग किस में है, एपी में है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 नहीं 10 होगा, और डी का वैल्यू क्या होगा, 1। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। ओके, अभी हमारे पास एन नहीं है तो एन हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड होगा, ये क्या है, 1 जनवरी 2016। ओके, 1 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर है ये 2016। तो देखिए बच्चों, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। लेकिन अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो क्या 2016 ये जो ईयर है क्या वो लीप ईयर है, तो देखो ये जो 2016 है इसको हम लोग 4 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो 2016 ईयर है ना इसमें कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखो कि सिंस, यहाँ पे लिखना सिंस ईयर
2016 इज अ लीप ईयर, ठीक है, क्या है ये, एक लीप ईयर है ना, इसलिए सो देयरफॉर n का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 366। तो आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है s और 366, ठीक है। तो अगर आप इसका वैल्यू निकाल लेते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके आगे का तो आप लोग कर ही लोगे, बस फॉर्मूले का यूज़ करना है, सारी वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एस 366 इज इक्वल टू, यहाँ पर n के प्लेस पर 66 अपॉन 2, यहाँ पे 2 इंटू a कितना है 10 है, प्लस n कितना 366 माइनस 1, d कितना है d देखो 1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, यहाँ पर 2 10 20 प्लस 366 माइनस 1 करेंगे तो 365 है ना, और मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 365 आएगा। उसके बाद 183 इंटू यहाँ पे 20 प्लस 365 क्या हो जाएगा, तो 385, राइट, यस 385 हो जाएगा। अब इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा S 366। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। 183 385, तो 5 3 15, 5 8 40, 5 1 5, ओके, 8 3 24, 2 आ गया, 8 8 64, 65 66, 8 1 8 14, फिर यहाँ पे 3 3 9, 3 8 24, 2 आ जाएगा, 3 1 3 5, 5 5 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 6 24, 4 प्लस 4 8 10, यहाँ पर 7, 70,455, ओके, 70,455, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया S 366, यानी कि सानिका का टोटल सेविंग, ठीक है। ये क्या है आपका सानिका का टोटल सेविंग। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, चलो आंसर लिख करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए क्या लिखना है आप लोगों को, देयरफॉर सानिकाज टोटल सेविंग वुड बी रुपीज 70,455, ओके। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या बोला गया कि अ मैन बोरोज रुपीज 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे with a total interest of rupees 1360 in 12 monthly installments। बच्चों अभी इंस्टॉलमेंट क्या होता है, तो देखो जब हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कुछ अमाउंट पे करते हैं तो वही क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक मैन है जिसने क्या किया, 8,000 रुपीज़ उसने बोरो किए, यानी कि उधार लिया, ठीक है। और फिर उसने क्या एग्री किया कि वो क्या करेगा, ये जो पैसे है ना 8,000 जो पैसे है ना वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट पे करेगा, यानी कि 12 महीने, मतलब एक साल में वो पूरा पे कर देगा। जैसे कि पहले महीने में वो कुछ पैसे देगा, फिर दूसरे महीने में कुछ देगा, तीसरे महीने में कुछ देगा, ठीक है। तो इस तरह करते करते वो क्या करेगा, 12 महीने में इतना अमाउंट पूरा पे कर देगा, ठीक है। और इस अमाउंट के साथ वो ये भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा, क्योंकि उसने उधार लिया है तो उस पर इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो इतने रुपए पे कितना इंटरेस्ट है, 1360, यानी कि ये पैसा तो उसको देना ही है, प्रिंसिपल अमाउंट तो उसको देना ही है, लेकिन उसके ऊपर से उसको इंटरेस्ट भी देना है। समझ में आया, ओके। पहले मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पर, देखिए 8,000 वो क्या करेगा, 8,000 तो देगा ही, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर उसको 1360 ये अमाउंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट वो कितना देगा, टोटल 12 महीने में वो टोटल कितना देगा, ऐड कर दीजिए, 9,360 रुपीज वो क्या करेगा, 12 महीने में
देगा। समझ में आया? जैसे महीना होता है ना, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, ठीक है, इस तरीके से 7, 8, 9, 10, 11 और उसके बाद 12, यानी कि इन 12 महीने में वो क्या करेगा, इतना अमाउंट वो पे करेगा। ये इसका टोटल अमाउंट है। समझ में आया? यानी ये आपका क्या है, एसएन है। ठीक है, इसको याद रखना, ये आपका एसएन। एसएन क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है ना, मतलब कुल मिलाकर के उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, इतना अमाउंट उसको देना पड़ेगा। एक तो 8,000 जो उसका प्रिंसिपल है और दूसरा इंटरेस्ट। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो 9360। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट क्या है, हर एक इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 कम है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को बताऊं, समझिए कि पहले महीने में वो कितना दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है, तो दूसरे महीने में वो कितना देगा, इसमें से 40 को माइनस कर दो तो कितना, 60। ठीक है, फिर अब इस महीने में उसने 60 दिया, तो अगले महीने में वो क्या करेगा, इसमें से आप 40 माइनस करो। देखो यहाँ पे माइनस बोला गया, यानी कि 40 कम। ठीक है, तो 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो 20। समझ में आया? वो इसी तरीके से अमाउंट देगा, यानी कि पहले महीने में उसने जितना अमाउंट दिया है ना, तो दूसरे महीने में कितना देगा, उससे 40 कम, उसमें से 40 माइनस करके वो देगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डी कितना है। चलो माइनस करते हैं, 60 माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा, -40 आएगा। 20 माइनस 60 करोगे तो -40 ही आएगा। यानी कि ये क्या है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, डी है। समझे? क्या क्या बोला मैंने, ये क्या है आपका, डी है। तो क्या लिखोगे, पहले आप इसको लिखो कि ईच इंस्टॉलमेंट is less than the preceding one by ₹40। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि ये जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है ये किस में है, एपी में है, तभी तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -40 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे कि therefore the installments are in AP। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका D हो गया -40, और SN मैंने आप लोग को बताया था, SN लिख दीजिए 9360। ओके, अब आगे देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। यानी आपको फाइंड क्या करने बोला गया है, फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब पहले महीने में उसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है और लास्ट, यानी कि लास्ट महीने में उसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है। तो आपको फाइंड एक्चुअल में करना क्या है, तो आपको यहाँ पर ए निकालना है। ठीक है, देखो ए या फिर फर्स्ट टर्म आप बोल सकते हो, और आपको लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट बोला यानी कि लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आपका क्या होगा, T12 होगा। ठीक है, तो आपको ए का वैल्यू चाहिए और T12 चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे n कितना है, n भी दिया गया है, n है आपका 12, है ना, n कितना है 12, क्योंकि वो क्या करेगा, 12 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा ना उस अमाउंट को, तो यहाँ पे n आपको मिला 12। तो ये आपका क्या है, S12 है, ये क्या है आपका 9360, ये आपका क्या है, S12 है। ओके, अभी ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको निकालना है A और T12 का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली T12 फाइंड करना चाहूँ तो मुझे नहीं मिल सकता है। कैसे नहीं मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास A तो है ही नहीं ना, N है, D है, लेकिन A नहीं है, तो कैसे निकालूं। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले SN का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जिससे हमको A मिलेगा। उसके बाद उस A के वैल्यू को ये T12 निकालते टाइम पे, मतलब A का वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमको T12 भी मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगी SN इज इक्वल टू N/2, फिर ब्रैकेट में 2A + N-1 इंटू D। अब यहाँ पे लिखेंगे S12 इज इक्वल टू 12/2, यहाँ पर 2A हमको नहीं पता है, N कितना 12 - 1, D कितना -40, यहाँ पर लिख देंगे -40। अब उसके बाद S12 कितना है 9360 इज इक्वल टू 2 6 12
ओके अभी 2a प्लस 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 इंटू माइनस 40, उसके बाद 9360 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 2a प्लस 11 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 440। ओके देखो प्लस माइनस माइनस होता है और 11 4 सा 44, 0 है तो 0 आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 6 को इधर ले लीजिए तो 9360 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 440, ठीक है 440 इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखो 6 से इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो 6 1 सा 6, एक काम करते हैं देखो इसमें ना हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 2 2 सा 4 2 2 सा 4 0, ठीक है इस तरह से। अब 2 को इधर ले लो तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9360 इंटू 2 अपॉन 6, समझ में आया। 2 इधर आएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ये ऊपर नहीं जाएगा, ये आएगा नीचे। 2 कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर a माइनस 220। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 1 सा 2 2 4 सा 8 2 6 सा 12 2 8 सा 16, यहाँ पे आ गया 0, राइट। तो यहाँ पे क्या आया 4680 अपॉन 6 इज इक्वल टू a माइनस 220। अभी इसको 6 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो 6 6 सा 36 6 7 सा 42 6 7 सा 42, इसमें से बचेगा 4 6 8 सा 48 0 780 आ गया, ठीक है। अब इसको इधर ले लो तो प्लस 220 हो जाएगा इज इक्वल टू a, यानी कि a का वैल्यू हमको क्या मिला, दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे 10, यहाँ पर 10, ओके। तो क्या आ गया 1000, ये आपका क्या हो गया a का वैल्यू, ये क्या हो गया a का वैल्यू, यानी कि आपको यहाँ पर एक आंसर तो मिल चुका है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना था, तो ये आपका क्या है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी बहुत ही आसान है। लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी T12, a प्लस n के प्लेस पर 12 रखेंगे माइनस 1 इंटू डी, तो देखो T12 इज इक्वल टू a कितना आया है 1000 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी कितना है माइनस 40, फिर यहाँ पे 1000 माइनस 440 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 आएगा, यस क्या आ गया 560। ये आपका क्या हो गया T12, ठीक है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 1000 और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा 560, ठीक है। तो यहाँ पर AP क्या होगा, वैसे AP तो पूछा नहीं लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखो पहला टर्म 1000 होगा, राइट 1000 होगा, फिर दूसरा वाला इससे 40 कम, तो इससे 40 कम यानी क्या 960, फिर इससे 40 कम करो तो 920, फिर इससे 40 कम करो तो 880, समझ में आया। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा 560 तक जाएगा। तो ये आपका है AP, समझ में आया। तो अभी आप लोग आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 560 रुपीज़ और यहाँ पे भी रुपीज़, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 1000 रुपीज़ और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो हो जाएगा 560 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है। देखो सचिन ने क्या किया ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्ट किया। उसने फर्स्ट ईयर में 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, फिर सेकेंड ईयर में 7000 रुपीज़ एंड थर्ड ईयर में 9000 रुपीज़ उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया एंड सो ऑन, यानी कि वो आगे भी ऐसे ही करता रहा। मतलब जब फोर्थ ईयर आया तो उसने 9000 प्लस 2000 करो 11000 उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। समझ में आया। हर साल देखो 2-2000 बढ़ रहा है। देखो 5000 से 7000 हुआ, 7000 से 9000, तो आगे क्या होगा 9000 से 11, फिर 11 से क्या होगा 13। समझ में आया। इसी तरह से वो इन्वेस्ट करता गया, ठीक है।
फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट जिसे उसने क्या किया है, 12 सालों में इन्वेस्ट किया है। समझ में आया? तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं और क्या लिखेंगे कि सचिन इन्वेस्टेड, पहले साल वाला इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सचिन्स फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट कितना था, 5000 रुपीज। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे एंड हिज सेकेंड ईयर इन्वेस्टमेंट दूसरे साल का इन्वेस्टमेंट कितना, 7000 रुपीज। ओके, और थर्ड ईयर का देखो यहाँ पे लिखेंगे कि हिज थर्ड ईयर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹9,000। ठीक है, तो ये किस में है, एपी में है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे कि दे आर फॉर द इन्वेस्टमेंट्स आर इन एपी। ये किस में है, एपी में है। तो यहाँ पे आपका ए क्या हो जाएगा, 5000 होगा, और डी क्या होगा, डी देखिए 7000 माइनस 5000 करेंगे तो 2000। ठीक है, और यहाँ पे एन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, यानी कि ये जो 12 है ना, ये आपका कुछ नहीं बल्कि क्या है, एन है। ओके, अभी आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड करना है कि उसने 12 सालों में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी कि यहाँ पे आपको S12 निकालना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है एसएन का, एसएन इज इक्वल टू n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे लिखिए S12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, उसके बाद 2a कितना है 5000 प्लस यहाँ पे 12 माइनस 1, डी है 2000, S12 यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 6 12, यहाँ पे 2 5 10, 0 0 0, 10,000 आ गया, प्लस यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 इंटू 2 करेंगे तो 22,000। ओके, अब उसके बाद 6 इंटू 10,000 प्लस 22,000 क्या हो जाएगा, 0 0 0, और उसके बाद 0 0 0 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 32,000। ओके, 32,000। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 3 ज़ा 18 1 19। ओके, 0 0 0, यानी कि 1,92,000 रुपीज़। ये क्या हो गया आपका S12। ठीक है, ये क्या है आपका S12 है। इसको अच्छे से थोड़ा बॉक्स में लिख देना इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे इसका आंसर कि दे आर फॉर, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि सचिन इन्वेस्टेड ₹1,92,000 in 12 ईयर्स। ओके, तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। देखो स्टूडेंट्स, एक ऑडिटोरियम है जिसमें कितने रोज हैं, 27 रोज है। ठीक है, जैसे एक ऑडिटोरियम होता है, ठीक है, इस तरह से कोई ऑडिटोरियम होता है जहाँ पे कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये यहाँ पे स्टेज रहता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सीटिंग ऑफ अरेंजमेंट्स रहते हैं इस तरीके से। ओके, तो एक पहला रो रहता है, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से रोज रहते हैं। तो इस ऑडिटोरियम में कितने रोज हैं, 27 रोज है, इसको याद रखना। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, इस तरीके से कितने रोज हैं, 27 रोज है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। अब देखो स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट रो है ना, इसमें कितने सीट्स हैं, 22 सीट्स हैं, और उसके बाद 20 सीट्स है। फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, 22 नहीं है।
फिर 22 सीट्स इन द सेकेंड रो। अब जो आपका सेकेंड रो है ना उसमें 22 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं? 22। उसके बाद 24 सीट्स इन द थर्ड रो, यानी कि आपका जो थर्ड रो है समझिए इस तरीके से, इसमें टोटल कितने सीट्स हैं? तो 24 सीट्स हैं। एंड सो ऑन, यानी कि ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। मतलब फोर्थ रो में कितने सीट्स हो जाएंगे? कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है ना, तो 26 हो जाएंगे। फिर फिफ्थ में कितने हो जाएंगे? तो 28 हो जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो एक बात तो हम यहाँ पे समझ गए कि ये जो सीट्स दिए गए हैं ये किस में है? एपी में है ना। ये क्या कर रहे हैं? एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब आगे देखो क्या बोला है आपसे फाइंड आउट करने के लिए कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। देखो ऐसे करके जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे अभी 6th रो आएगा, 7th रो आएगा, 8th रो आएगा, ठीक है, तो वैसे ही जब 15th रो आएगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे वो हम लोगों को बताना है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करने बोला गया है T15। ओके, देखो ये पहला है ना, तो ये क्या हो जाएगा? T1, ये होगा T2, ये होगा T3, ये होगा T4। वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो T15 आप लोगों को क्या करना है? निकालना है। देखो यहाँ पे 15th रो बोला, यानी कि आपको T15 निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इसने टोटल नहीं बोला, यहाँ पे इन्होंने टोटल नहीं बोला कि आप 1 से लेकर के 15 तक का टोटल बताओ। टोटल नहीं पूछा गया है। क्या बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, यानी कि 15th रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आप लोगों को फाइंड करना है, मतलब T15 निकालना है। उसके बाद एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। अब देखो यहाँ पे क्या बोला? टोटल सीट्स आप लोगों को बताना है कि उस ऑडिटोरियम में, मतलब ये जो ऑडिटोरियम है इसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है। तो अब सुनिए कितने रोज हैं? रोज कितने हैं? 27, ठीक है, 27 रोज है। आपको यहाँ पे टोटल निकालना है। तो जब भी टोटल आया मतलब आप समझ जाओगे SN का फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने? 27, यानी कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 27, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो में जितने सीट्स रहेंगे उनको आपको लेना है, फिर सेकेंड रो में जितने सीट्स रहेंगे उनको लेना है। ऐसे ही करके जितने भी नंबर ऑफ सीट्स है ना सभी को टोटल यानी कि ऐड कर देना है। तो ऐसे आप ऐड करते थोड़े ना बैठोगे, आप क्या करोगे? फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमको टोटल मिलता है ना। तो क्या क्या फाइंड करना है आप लोगों को? 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो T15 और दूसरा क्या है? S27। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी इसको लिखना कैसे है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो यहाँ पर लिखो कि यहाँ पे लिखिए द नंबर ऑफ सीट्स इन each रो आर एज फॉलोज, ठीक है। अभी देखो नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? पहले रो में है 20, उसके बाद 22, उसके बाद 24, ठीक है, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये क्या है? एक एपी में है ना। नंबर ऑफ सीट्स किस में है? एपी में है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दे आर फॉर द नंबर ऑफ सीट्स आर इन एपी, ठीक है। ये किस में है? एपी में है। तो यहाँ पर आपका ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 20, एंड यहाँ पर आपका डी क्या होगा? तो 22 - 20 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। डी हो गया आपका 2। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस ऑडिटोरियम में? 27, यानी कि ये आपका क्या है? N 27। और आपको फाइंड क्या क्या करना है? तो आप लोगों को यहाँ पे T15 निकालना है और S27 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोनों में आप लोग को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा। तो चलो मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम T15 निकाल लेते हैं। तो T15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस, तो A कितना है? 20 प्लस N कितना है? 15, तो यहाँ पे 15 - 1, D कितना है? 2, फिर 20 प्लस यहाँ पे 14 × 2 हो जाएगा, तो 20 प्लस 14 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 28। दोनों को ऐड कर दीजिए 48, ठीक है। मतलब जो आपका 15th रो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे? 48 होंगे। अब हम लोग यहाँ पे S27 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला लिखेंगे N/2 2A + N - 1 × D। उसके बाद
S27 इज इक्वल टू 27/2, यहाँ पे 2 इंटू ए कितना है 20 प्लस एन कितना 27 माइनस 1 डी कितना 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसमें 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 40 प्लस 26 इंटू 2 है ना, 27 माइनस 1 करेंगे तो 26 ही आएगा ना, तो 26 इंटू 2 लिख दिया। उसके बाद 27/2, फिर यहाँ पे 40 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 6 12, कैरी 1 2 2 4 1 5 52, अभी दोनों को ऐड कर देते हैं तो 27/2 इंटू यहाँ पे 2 यहाँ पे 9, ओके। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 2 2 4 8 2 6 12, यहाँ पर आ गया 46, 27 इंटू 46, चलिए मल्टीप्लाई करिए तो आपको S27 मिल जाएगा। तो 27 इंटू 46, 6 6 36, 6 7 42, 6 2 12 प्लस 4 16, 4 7 28, 2 कैरी 4 2 8 प्लस 2 10, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, 1242, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं उस ऑडिटोरियम में, तो 1242, समझ में आया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखना बहुत ही आसान है, लिख दीजिए यहाँ पर। पहले इसको लिखना, क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, ठीक है। यहाँ पे लिखो कि देयरफॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो इज इक्वल टू कितना आया था 48, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 48। फिर यहाँ पर लिखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, तो लिखिए यहाँ पर कि 1242 सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, समझ में आया। तो इस तरह से आपको आंसर भी लिखना पड़ता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि एक कारगिल जगह है जहाँ के टेम्परेचर को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि मंडे का टेम्परेचर क्या था, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो हर एक दिन के टेम्परेचर को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया, ओके। यहाँ पे बताया नहीं गया है कि मंडे कितना टेम्परेचर था, ट्यूसडे कितना था, थर्सडे कितना था, फ्राइडे कितना था, ये बताया नहीं गया है। बस बोला गया है कि इन दिनों के टेम्परेचर्स को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया, ओके। ऑल रीडिंग्स वर इन एपी, और जो रीडिंग्स लिए गए वे सभी किस में थे, एपी में थे, यानी कि जो टेम्परेचर आपका आया था ना वो किस में था, एपी में था। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि टेम्परेचर्स आर इन एपी, ठीक है। टेम्परेचर किस में है, एपी में है, तो टेम्परेचर्स आर इन एपी। समझ में आया आप लोगों को, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर ना कंडीशन दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कंडीशन ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंडीशन ही दिया गया है। तो जब इसका यूज आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी। पहले अभी यहाँ पे देखो आपको फाइंड क्या करने बोला गया है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। सुनिएगा यहाँ पे जो वेनेसडे है ना उसका टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे वेनेसडे का टेम्परेचर दिया गया है -30 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस आएगा, सी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है, ये जो 5 दिन है ना इनका टेम्परेचर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो हमें कुछ भी पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंडे के टेम्परेचर को हम लोग ए कंसिडर कर लेंगे, फिर ये एपी में है। तो आपको पता है जब भी कोई भी सीक्वेंस किस में रहता है, एपी में रहता है, तो हम कैसे कंसिडर करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो ए, फिर सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है, फिर थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, मैंने बताया था 3.3 में, ठीक है। फिर आगे वाला क्या होता है, ए प्लस 3d होता है, फिर आगे वाला ए प्लस 4d होता है, फिर उसके आगे वाला a प्लस 5d होता है, इस तरीके से। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि लेट द 6 days टेम्परेचर
बी, देखो मंडे का क्या हो जाएगा, मंडे का ए, ठीक है। ट्यूसडे का होगा ए प्लस डी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे का हो जाएगा ए प्लस 2D, ठीक है। वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, तो थर्सडे का क्या होगा, ए प्लस 3D, ओके। थर्सडे का ए प्लस 3D हो जाएगा। उसके बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो फ्राइडे का होगा ए प्लस 4D। उसके बाद सैटरडे, तो सैटरडे का हो जाएगा ए प्लस 5D। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से हमने ये कंसीडर कर लिया है। अब हम लोग एक एक करके कंडीशन देखेंगे और फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे ना 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहला वाला कंडीशन लेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे। देखो मंडे और सैटरडे के जो टेम्परेचर्स है ना उनका सम, तो मंडे और सैटरडे, ठीक है। मंडे का टेम्परेचर कितना, ए प्लस, सैटरडे का कितना, ए प्लस 5D, ठीक है। तो देखो दोनों दिन के जो टेम्परेचर्स हैं उनका सम, देखो मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या होता है देखो, was 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। यानी कि ट्यूसडे और सैटरडे के जो टेम्परेचर्स थे ना उनके सम से 5 ज्यादा है। मतलब क्या, देखो ध्यान से, ट्यूसडे कितना, ट्यूसडे का टेम्परेचर ए प्लस डी, ठीक है। तो ए प्लस डी और ट्यूसडे बोला है, और सैटरडे कितना, ए प्लस 5D, तो ए प्लस 5D, ठीक है। तो इन दोनों के टेम्परेचर के सम से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये है आपका फर्स्ट कंडीशन। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ए प्लस 5D इज इक्वल टू, यहाँ पर ए प्लस डी प्लस ए प्लस 5D प्लस 5। अब उसके बाद ए प्लस ए 2A प्लस 5D, यहाँ पर ए प्लस ए 2A, डी प्लस 5D 6D प्लस 5, ओके। अब देखो 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा और फिर 5D लिखा, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस 6D इज इक्वल टू 5। यहाँ पे माइनस करिए तो माइनस डी आएगा इज इक्वल टू 5 माइनस 6 तो माइनस आएगा ना, माइनस डी। उसके बाद माइनस उधर चला जाएगा तो डी इज इक्वल टू क्या आया, -5। देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब हमको ए का वैल्यू निकालना है। क्यों ए और डी का वैल्यू हमको चाहिए, तभी तो हम टेम्परेचर्स निकाल पाएंगे ना। क्या करेंगे हम लोग, इसमें ए और डी के वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमको टेम्परेचर्स मिलते जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो ये तो फर्स्ट कंडीशन था जिससे हमको डी का वैल्यू मिला। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या दिया गया है कि इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना, -30 डिग्री सेल्सियस दिया गया। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, a प्लस 2D, हमने इसको कंसिडर किया है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, -30 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2D है ना, 2D। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो d के प्लेस पर -5 रखेंगे, तो 2 इंटू डी के प्लेस पर -5 रखिए, -30। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे a 2 5 10, -10 इज इक्वल टू -30, यानी कि a इज इक्वल टू -30 प्लस 10। मतलब a का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू हमको मिलेगा a इज इक्वल टू -30 प्लस 10 -20। समझ में आया? तो ये हमको d का वैल्यू मिला, ये हमको a का वैल्यू मिला। अब हम पांचों दिनों के जो टेम्परेचर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखना है आप लोगों को, यहाँ पर लिखिए मंडे का टेम्परेचर। तो
मंडे का कितना ए है, ठीक है, ए है, तो ए का वैल्यू क्या आया है, देखिए यहाँ पर -20, तो लिख दीजिए यहाँ पर ए विच इज इक्वल टू -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद मंडे के बाद आ जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे का कितना कंसिडर किया था, a प्लस डी, तो a कितना है -20, d कितना है, d देखिए -5, तो क्या आएगा यहाँ पे -20 - 5 इज इक्वल टू -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये आप लोगों को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ठीक है, वेडनेसडे हो गया, उसके बाद थर्सडे, तो थर्सडे का क्या हो जाएगा, क्या कंसिडर किया था, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, a का वैल्यू कितना है -20 प्लस 3 इंटू डी कितना है -5। अब इसको सॉल्व करिए तो -20 3 5 15, ओके, तो -20 - 15 कितना हो जाएगा 5 3 35, यहाँ पे माइनस, ओके, -35 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, तो फ्राइडे का क्या कंसिडर किया था, a प्लस 4d। ठीक है, इसके आगे का आप लोग खुद से कर सकते हो, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, आंसर मिलेगा आप लोगों को। तो a कितना -20 प्लस 4 इंटू डी कितना -5। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 20, राइट, -20 - 20 क्या हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, फ्राइडे हो गया, अभी सैटरडे, तो सैटरडे का क्या होगा, देखो सैटरडे, राइट, क्या कंसिडर किया था a प्लस 5d, तो यहाँ पर मैंने लिखा a प्लस 5d, अभी वैल्यूज रखते हैं -20 इंटू 5 इंटू -5, तो -20 और यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस है ना, प्लस, ओके, 5 5 = 25, तो यहाँ पर आ जाएगा -25। ठीक है, तो -20 - 25 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 5 यहाँ पे 4, -45 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया आप लोगों को। तो ये हो गया मंडे का, ये हो गया ट्यूसडे का, ये तो वेडनेसडे का ऑलरेडी गिवन था, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। ठीक है, तो देखो ये आपको एपी ही है, मतलब ये आपको एपी ही मिला है। देखो यहाँ पे 20 है, उसके बाद है 25, उसके बाद है -30, दिखाई दे रहा है आप लोग को, 5 का यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, तो बस इस तरह से आपका जो 5th क्वेश्चन था ना, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन क्या हुआ, ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम अरेंज किया गया ऑन अ लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, यानी कि जिस लैंड पे ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, वो जो लैंड है ना, वो कैसा है, ट्रायंगुलर इन शेप, यानी कि इस तरह का। ठीक है, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री। देखो अब जो ट्रीज है ना, उनको कैसे प्लांट किया जा रहा है, इस तरीके से, जैसे जो आपका फर्स्ट रो है ना, जो आपका फर्स्ट रो है, इसमें एक ट्री प्लांट किया जाएगा, कितना, एक ट्री। ठीक है, फिर आगे क्या है, इन द सेकेंड रो, और सेकेंड रो में कितने ट्रीज, सेकेंड रो देयर आर 2 ट्रीज। देखो सेकेंड रो में 2 ट्रीज, फिर थर्ड रो में कितना, देखो इन द थर्ड रो 3 ट्रीज। ओके, थर्ड रो में कितने, 3 ट्रीज, एंड सो ऑन, और फिर इसी तरीके से ये आगे बढ़ता ही गया। समझने की कोशिश करना। देखो फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो में 2, फिर तीसरे वाले रो में 3, चौथे वाले रो में 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से जो ट्रीज है ना, वो क्या किए गए हैं, प्लांट किए गए। ओके, तो अभी आपको फाइंड क्या करना है, वो देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। देखो आपको यहाँ पे क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। ठीक है, इसी तरीके से समझिए, ये पहला रो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो 25 रो में जब हम लोग पहुंचेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला, फाइंड आउट करने कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट रो से लेकर के 25 रोज तक में कितने
ट्रीज प्लांट किए गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज आप लोग को बताना है, पूरे को ऐड करके बताना है। ऐसा नहीं कि बस आपको इसी रो के ट्रीज बताने हैं, नहीं, आपको पूरे रोज के ट्रीज बताने हैं। यहाँ पे क्या बोला, टोटल बोला ना, टोटल बोला तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप लोग को यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन each रो आर एज फॉलोज, ठीक है, आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखिएगा पहले रो में कितना ट्री, एक ही है, दूसरे रो में 2, तीसरे रो में 3, चौथे रो में 4, ठीक है। इस तरीके से ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ ट्रीज हमको, मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये क्या है, एक AP है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे कि दे आर इन AP, दे आर इन AP, है ना। हमको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये एक AP है, क्योंकि देखो ना डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। देखो हर जगह देखो, यहाँ पे 2 - 1 किया तो 1, 3 - 2 किया तो 1, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे दे आर इन AP। तो यहाँ पर जो आपका A है वो क्या हो जाएगा, A आपका 1 हो जाएगा, D कितना होगा, D भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, ओके। और यहाँ पे N क्या होगा, तो देखो 25 रोज का बोला है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो S25 आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ओके। ये हमको कैसे समझ में आए कि S25 ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज, ठीक है। टोटल बोला तो आपको समझ जाना है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ओके। चलो अभी SN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो SN = N/2 2A + N-1 × D। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा S क्या लिखेंगे, 25, ठीक है। यहाँ पे 25/2, यहाँ पे 2 × A कितना है, 1 + 25 - 1, D कितना है, 1। उसके बाद S25 = यहाँ पे 25/2, फिर यहाँ पे 2 × 1 = 2 + 25 - 1 करेंगे तो 24, 24 × 1 करेंगे तो 24 ही आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 25/2 × 2 + 24 कितना हो जाएगा, 26। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यहाँ पे आ गया 13, यानी कि S25 = 25 × 13। अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, 25 × 13, तो 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 × 2 = 6, 1 7, 1 × 5 = 1, 2 × 5 2, और यहाँ पर 325, ठीक है, 325। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने आ गए, 325 ट्रीज। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिख दीजिए कि दे आर फॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज in the 25 rows is equal to, क्या लिखेंगे हम लोग, 325, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।